नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त को चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं। मौजूद है हमारे सहयोगी शिफाली। शिफाली, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। नमस्कार। चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ अभी, लेकिन क्या बीजेपी इलेक्शन मोड में आ गई है? कल से लगातार मैराथन बैठकों का दौर। और खबर यह भी है कि मैन टू मैन मार्किंग के अंदाज में एक एक सीट पर है फोकस। मंत्री, विधायक और सांसदों की पूरी टीम की तैनाती करने जा रही है बीजेपी। कांग्रेस इस तैयारी पर सवाल उठा रही है, पूछ रही है कहीं ये बीजेपी की घबराहट तो नहीं। वैसे जिन परिस्थितियों में हो रहे हैं 27 सीटों के ये उपचुनाव, ये बिल्कुल वैसा है कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो आज दोपहर की बड़ी बहस में बड़ा सवाल ये कि किसकी कितनी है तैयारी, कौन किस पर भारी, इस पर चर्चा करेंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खास पैनल के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान बाकी हैं अभी, लेकिन बीजेपी इलेक्शन मोड में आ गई है। सीएम मुख्यालय में मंत्रियों के साथ सीएम शिवराज की महत्वपूर्ण बैठक के बाद आज बीजेपी मुख्यालय में विधायकों, मंत्रियों और सांसदों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। रणनीति यह है कि उपचुनाव की 27 सीटों पर मंत्रियों के साथ विधायकों की जिम्मेदारी संभाले। किन सीटों पर भीतरघात की चुनौती ज्यादा है, इस पर भी पार्टी फोकस कर रही है। दल बदल कर आए नेताओं को भी भरोसा है कि 5 महीने का कामकाज के बाद जनता का समर्थन उनके साथ है। ये संगठन की बैठक है। संगठन के आदेश पर मैं भी आज आया हूं। जो भी निर्णय मेरे संगठन का होगा उसका एक एक शब्द पालन किया जाएगा। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी जमीनी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर चुकी है। संगठन बूथ स्तर तक तैनात है। भारतीय जनता पार्टी में अलगाव, टकराव, बिखराव अब सार्वजनिक तौर पे दिखाई देने लगा है। भाजपा के नेता समझ चुके हैं कि उपचुनाव के साथ ही उनकी सरकार की विदाई तय है, इसलिए विभिन्न बैठकों के माध्यम से रणनीति बना रहे हैं, झूठे आश्वासन दे रहे हैं, अपने असंतुष्ट नेताओं को मनाने की कवायद कर रहे हैं। लेकिन ये कवायद अब नहीं चलने वाली है, जनता इन्हें समझ चुकी है। संक्रमण के हालात में चुनाव, दल बदल कर आए नेताओं के लिए नए दल में जमीन देने के साथ उनकी जीत के लिए जुटना, इम्तिहान की पूरी साल तैयारी करने वाली बीजेपी के सामने चुनौतियां कई है। अग्नि परीक्षा कांग्रेस की भी है, क्योंकि ये चुनाव मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वजूद की लड़ाई है। भोपाल से शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस चर्चा में जुड़े हैं हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ हैं और साथ में हैं बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। और साथ में जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी शरद श्रीवास्तव, जो लगातार कल से ही बीजेपी की मैराथन बैठकों को कवर कर रहे हैं। शरद, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? इस बार बीजेपी के सामने चुनौतियां उम्मीदवार के तौर पर भी बिल्कुल अलग हैं और परिस्थितियां भी उपचुनाव की बिल्कुल अलग। तो ऐसे में किस रणनीति पर जा रही है बीजेपी? देखिए, बिल्कुल जो रणनीतियां हैं वो बनना शुरू हो गई है और इस बैठक का जो एक हिस्सा है वो खत्म हो चुका है। बैठक खत्म हो गई है और इसके अंदर की जो बातचीत है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों से और जो विधायक सांसद बैठक में मौजूद थे उनसे 1-2 टूक शब्दों में ये कह दिया है कि उनका ये जो जलवा बरकरार है, उन्होंने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया है कि जो जलवा बरकरार है वो तभी तक बरकरार है जब तक कि जो आने वाले 27 सीटों के उपचुनाव है उनमें 100% का जो रिजल्ट है वो नहीं आ जाता। यानी कि उनके नज़रिए से 27 में से 27 सीटें जीतना है और इसके लिए उन्होंने कहा है कि मंत्रियों को, विधायकों को जो भी करना पड़े, जिस तरीके से जनता के बीच में जाना पड़े उनके बीच में जाएं, सरकार के कामों को बताएं और जितने भी पार्टी के अलग अलग जो मोर्चे हैं उन्होंने कहा है कि उन मोर्चों की मदद ली जाए। कुल मिलाकर जो पूरा फोकस था वो उपचुनाव की रणनीति इस बैठक का था। और जो चुनौतियों के बारे में आपने बात की है, तो चुनौतियां देखिए उम्मीदवारों के तौर पर तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी के ज़्यादातर उम्मीदवार स्पष्ट हैं कि वो कौन कौन से मैदान में होंगे, 3 या 4 सीटों को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो उम्मीदवार अघोषित तौर पर घोषित हैं
उनके लिए जो मैदान है वो चुनावी जीत के हिसाब से तैयार करना कितनी चुनौती होगी। अपने घर के जो नाराज हैं उनको कैसे मनाया जाएगा, जो फीडबैक है, क्योंकि एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो लोग शामिल हुए कांग्रेस से बीजेपी में सिंधिया समर्थक, उनको लेकर एक माहौल ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि इन्होंने लोकतंत्र को धोखा दिया है, इन्होंने गद्दारी की है। शरद, मेरा मंतव्य यही था कि जो संभावित उम्मीदवार हैं वो चुनौती बन सकते हैं पार्टी के लिए, जिनका नाम की घोषणा भले अभी नहीं हुई हो लेकिन वो मान के चल रहे हैं कि उम्मीदवार यही होंगे, वो चुनौती बन सकते हैं क्या पार्टी के लिए? क्या पार्टी उनके लिए तैयार है, कार्यकर्ता उनके लिए तैयार है? बिल्कुल, देखिए उनके लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास उनके अलावा फिलहाल कोई विकल्प है नहीं। क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार लौटकर आई है और कांग्रेस की सरकार गई है तो फिर उन्हीं चेहरों की वजह से सरकार लौटकर आई है, जो चेहरे कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। तो भले ही बीजेपी के लिए वो चेहरे जिताऊ या जो भी अभी कई सर्वे ऐसे सामने आ रहे हैं कि हो सकता है कि उनके लिए मुश्किल हो जाए रहा, लेकिन कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि जो कीमत उन्होंने चुकाई है उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला और सरकार बनी। तो उन्हीं के लिए अब राह कैसे आसान की जाए, उनके लिए कैसे रेड कारपेट बिछाया जाए जीत का, क्या वो बिछ पाएगा या नहीं ये अलग बात है, लेकिन रणनीति उसी को लेकर चल रही है और ये तय है कि वही चेहरे संभवतः सामने होंगे। अब बीजेपी अपने घर को कैसे संभालेगी और उनकी जीत की राह कैसे आसान करेगी, ये इन बैठकों के निचोड़ धीरे धीरे करके निकल के सामने आएंगे। जी बिल्कुल शरद, भूपेंद्र गुप्ता जी का रुख करना चाहूंगी। भूपेंद्र जी, जैसा शरद ने बताया कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, चारों तरफ से, हर तरफ से जो रूठे हैं उनको मनाने की भी कोशिश, जो मंत्री हैं वो जलवा बरकरार रखे, 5 महीने का जो कामकाज है उसको लेकर जनता के बीच में जाएं, पूरी तरह बीजेपी इलेक्शन मोड में। और फिलहाल ये लग रहा है कि तैयारियों की जो बात है उसमें तो बीजेपी कांग्रेस से बढ़त बनाती हुई दिख रही है। ये आपकी गलतफहमी हो सकती है, ये जनता की गलतफहमी नहीं है। ध्यान से सुनिए, वो कह रहे हैं कि ये जो जलवा बिखेर रहे हो आप, ये जो है ये सेवा कर रहे हैं क्या? ये मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि ये जलवा बिखेर रहे हैं। तो ये जो लोग जलवे के लिए, जो लोग लूट खसोट के लिए, जो लोग जो है ठगी के लिए, जिन्होंने जो है सरकार गिराई और सरकार को स्वीकार किया है, वो लोगों की आप परिस्थिति सामने देख रहे हो। मुख्यमंत्री बार बार कह रहा है, कई जगह भाषणों में उसने कहा कि आपने अपना जो है कैरियर सेक्रीफाइस किया है। तो ये जनसेवा के लिए नहीं है, कैरियर के लिए और जलवे और अय्याशी करने के लिए जिन्होंने सत्ता हथियाई है। जो लोग जानवरों का दाना 5 करोड़ लोगों को खिला चुके हैं, वो लोग जनता के बीच में क्या मुंह लेकर जाएंगे, ये सबको पता है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, हम बूथ स्तर पर खड़े हुए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की जो ये गलतफहमी है और जो और लोगों की गलतफहमी है कि वो हमसे बढ़त बनाए हुए हैं, ये अभी निर्मूल सिद्ध हो जाएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो 5 करोड़ लोगों को जानवरों का भोजन इन्होंने परोसा है, इस महापाप से इनकी मुक्ति नहीं होगी। इस पाप का हिसाब इन्हें देना पड़ेगा। बिल्कुल, रजनीश अग्रवाल जी का रुख करना चाहेंगे। जो भूपेंद्र गुप्ता जी ने कहा चावल का मुद्दा ले आए हैं, उस पर भी सवाल हम करेंगे, पर रजनीश जी पहले चुनौती ये है कि जिनको दूल्हा बनाया गया पार्टी में और जो जमाई आए हैं नए लोग जो आए हैं आपकी पार्टी में, उन्हें कार्यकर्ता स्वीकार कर पा रहा है कि नहीं। नेपा नगर की एक मिसाल आपके सामने रखना चाहूँगी। वहाँ पे सुमित्रा देवी काजडेकर जो हैं वो संभावित उम्मीदवार मानी जा रही हैं। पार्टी की एक बैठक में नंद कुमार सिंह चौहान को मंजू दादू, जो वहाँ पर संभावित उम्मीदवार एक और हो सकती हैं, दावेदार हैं, उनको ये भरोसा दिलाना पड़ा कि इस बार छोड़ दीजिए, अगली बार आपका नाम आएगा। तो ये जो दावेदार हैं, इनका असंतोष, कार्यकर्ता क्या जमाइयों को उस तरह से स्वीकार कर पाएंगे, परिवार में उनका स्वागत हो पाएगा, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी पार्टी के लिए? देखिए, पार्टी में एक कोई चुनौती नहीं है जब सिंधिया जी के समर्थक विधायक मंत्री अपने पदों को छोड़कर, अपने पदों से इस्तीफा देकर, 6 मंत्रियों ने अपने पदों से त्याग पत्र दिए हैं, विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया और बाकी विधायकों ने भी इस्तीफा दिया, जो अन्य कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने भी इस्तीफा दिया।
तो कैरियर दांव पर लगाने का काम केवल इसलिए क्योंकि जिस प्रकार की जन आकांक्षाएं, क्षेत्र की आकांक्षाएं थी, वो पूर्ति उनके कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार में नहीं हो पा रही थी। कई बार कई दफा बात उजागर हो चुकी। चुनाव में फिर से जाना है, कोई ऐसा नहीं है कि बिना चुनाव के वो विधायक बन जाएंगे। चुनाव में जाना है और ये रिस्क लेकर चुनाव में जाना है। इसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा दिया, जिनका अपना स्वयं का लंबा कैरियर जीवन का है। कोई 40 साल का है, कोई 45 साल का है, कोई महज 47-48 साल का है, जिनके कैरियर पहली बार शुरू हुए। उन्होंने कैरियर की बात अभी की जा रही थी, दांव पर लगा दिए, केवल इसलिए कि क्षेत्र की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं पूरी होनी चाहिए। और वो कई दफा जो सवाल उठाए हैं वरिष्ठ नेताओं ने, जो भारतीय जनता पार्टी में आए, पहले कांग्रेस में थे, उसके जवाब कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने नहीं दिए। बिंदु बार कहा, तारीख बार कहा, कब किससे मुलाकात में क्या बात हुई, उन्होंने वो तक जिक्र किया, आप मीडिया के सामने किया, जवाब नहीं दिए। ये भ्रष्टाचार की यूनिवर्सिटी चलाने वाले लोग, ये बार बार भ्रष्टाचार, जहां देखे वहां भ्रष्टाचार, चावल में भ्रष्टाचार, राशन में भ्रष्टाचार, सड़क में और पुल में भ्रष्टाचार, अधोसंरचना के छोटे बड़े कामों में भ्रष्टाचार, जन कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार की यूनिवर्सिटी चलाने वाले लोग एक्सपोज हो चुके हैं जनता के बीच में। ये बूथ पर नहीं, अब भूत में हैं, केवल भूतकाल में बचे हैं, और ये जनता इनको जवाब देने वाली है। और जो आप उम्मीदवारों को लेकर कह रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, विचारधारा के प्रति समर्पित कार्यकर्ता है। शोध और अध्ययन कर लीजिएगा। आप तो लंबे समय से इस पार्टी को जानती हैं, आपने बहुत लंबे समय पत्रकारिता करते हुए भाजपा को देखा है कि भारतीय जनता पार्टी किस राह पर चलने वाली, मार्ग पर चलने वाली है। इन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में इन्हीं जिन नेताओं का ये जिक्र किया जा रहा है, ये नेता कांग्रेस के काल बनेंगे, संकट बनेंगे कांग्रेस के, और हार का बहुत बड़ा कारण कांग्रेस का बनेंगे। और आने वाले कुछ ज्यादा समय थोड़ी रह गया, इसी 2020 में चुनाव होने वाले हैं। 2020 में 29 नवंबर के पहले करने हैं, चुनाव आयोग ने कहा, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कमलनाथ जी वापस हो जाएंगे दिल्ली, मध्य प्रदेश की राजनीति छोड़ देंगे, और ये हम और आप दोनों देखेंगे, फिर बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे। भूपेंद्र गुप्ता जी से जवाब ले लेते हैं। गुप्ता जी, जो रजनीश अग्रवाल कह रहे हैं, बड़ा जो मुद्दा है कांग्रेस का बिकाऊ और टिकाऊ वाला, वो तो उसी को काउंटर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये हुआ इसलिए कि उन काम नहीं हो पा रहे थे। ये बार बार बीजेपी बात उठा रही है जब जब बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा आता है। मेरा एक और सवाल है, लेकिन पहले आपसे जवाब ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ती हूँ। देखिए, ये आप भी स्वीकार कर रही हैं, आपके शरद जी भी स्वीकार कर रहे हैं और रजनीश जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि जिन लोगों को टिकट दी गई वो सौदे का हिस्सा थे। तो सौदे से ये सरकार गिराई गई। इस सौदे के लिए जो है माफियाओं का धन लगाया गया और माफियाओं से जो है वसूलियां हुई। ये यहाँ तक तो ये सारे लोग स्वीकार कर रहे हैं, जनता स्वीकार कर रही। अब दूसरा सवाल आपने जो किया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर जो है 10 किलो के आटे के पैकेट में से 4 किलो आटा चुराया, तो क्या कमलनाथ ने चुराया कि बीजेपी ने चुराया? अगर जो है ललितपुर का जो चोरी का गेहूं गरीबों के मुंह का निवाला मध्य प्रदेश में समितियों ने खरीदा, तो क्या कमलनाथ ने खरीदा? क्या ये गोविंद राजपूत ने खरीदा? ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खरीदा गया? ये बता दें। क्या जो है आज जो जानवरों का भोजन आपने जनता को 5 करोड़ जनता को परोसा है, ये क्या कमलनाथ ने परोसा कि तुमने परोसा है और मामा जी उसके कुंडली बना के बैठे रहे? मामा जी को 23 जुलाई को चिट्ठी लिखी गई थी। 23 जुलाई से जो है 4 सितंबर तक क्या कर रहे थे मामा जी? इसका जवाब इन्हें देना चाहिए कि आपको 23 जुलाई को चिट्ठी लिखी है केंद्र सरकार ने, और 23 जुलाई से जो है आप 4 अगस्त तक कुंडली मार के बैठे रहे, इस कांड को छुपाने में लगे रहे। आपको शर्म भी नहीं आई और निर्लज्जता से आज कहते हैं कि साहब जो है भ्रष्टाचार। अरे उद्योग धंधा तो उद्योग क्या, तुमने तो फैक्ट्री चलाई तबादले की। एक आदमी जो मरणासन्न बीमारी है आज दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी कोरोना, कोविड का मरीज होकर बिस्तर पर से ट्रांसफर कर रहा है, सैकड़ों की सूचियां निकाल रहा है रोज बिस्तर पर से, वो जो है आप दूसरे बार कमलनाथ के ऊपर आरोप लगा रहे। ये बहुत ही शर्मनाक है और ये निर्लज्जता की सीमा है। इनके एक नेता थे जिनका नाम था स्वर्गीय पटवा जी, तो वो ये कहते थे कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने लोकलाज खो दी है, ये बेशर्म हो चुके हैं। और ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बड़ा सवाल श्री रजनीश अग्रवाल जी ने उठाया कि हमारी जो है ये सोच, हमारी जो है हमारी राजनीतिक फिलॉसफी का हिस्सा है, हमारी पार्टी की विचारधारा का हिस्सा है।
तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि ये जो है मोहन भागवत जी को सलाह दें और अपने जो है विचारधारा के हिस्से में ये भी लिखवा लें कि जो लोग सौदे से हमारी पार्टी में आएंगे उन्हें हमें गले लगाना है, उनके चरण धोना है और उनको साथ लेकर राजनीति करनी है। ये आप अपनी विचारधारा का हिस्सा बनवा लीजिए और फिर अपने घोषित करिए, इसको अपने कार्यक्रमों में घोषित करिए कि तो हम मान लेंगे कि आपकी विचारधारा का हिस्सा है। लोकतंत्र को जलमूड़ से नष्ट करने वाले लोग इस तरह दीमक लगाने की बातों को विचारधारा का हिस्सा बताते, इन्हें शर्म नहीं आती? या तो ये राजनीति नहीं समझते, या ये समाज का अर्थ नहीं समझते हैं, या ये राष्ट्र का अर्थ नहीं समझते हैं और कहते हैं कि ये हमारी विचारधारा का हिस्सा है, हम उन्हें अपना लेंगे। ये विचारधारा कौन सी विचारधारा कि सौदे से लोगों को खरीदा जाएगा और तुम उन्हें गले लगाओगे? क्यों लगाओगे? क्योंकि तुम्हें जलवा बिखेरना है, क्योंकि तुम्हें सत्ता का सुख भोगना है, क्योंकि तुम्हें जो है लूट करनी है। आज जो है पहली बार इस देश के अंदर ऐसा हुआ है कि एक सरकार ने खुलेआम नंगाई से ये कहा कि हमने 42% मलाईदार विभाग सिंधिया गुट को दे दिए। आज इस तरह का बंटवारा इस प्रदेश में लोकतंत्र में हो रहा है, इससे ज्यादा कोई शर्मनाक और इससे कोई निर्लज्जता की बात हो सकती है? 52% रजनीश जी से जवाब ले लेते हैं, रजनीश जी से जवाब ले लेते हैं। विचारधारा से अलग जमीन से जुड़े सवाल पर आते हैं। खराब चावल का जो मुद्दा है, जो पीडीएस दुकानों तक खराब अनाज पहुंचा है, जो गरीबों में बंटना था, उसका मुद्दा है। आज भी छतरपुर से तस्वीरें आई हैं कि वेयर हाउस के बाहर बारिश में अनाज खराब हो गया। ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है रजनीश जी, क्योंकि जो 27 सीटें हैं, ग्रामीण इलाका भी है, वहाँ पर गरीबों को वो अनाज भी बंटना है। लॉकडाउन की स्थिति है, कोरोना का संकट है और वोटर जो है वो ताज़ा मुद्दे से लगातार प्रभावित होगा, तुरंत प्रभावित होगा। तो इसकी रोकथाम किस तरीके से होगी? क्योंकि उनके हिस्से का जो अनाज है वो उस तरह का पहुंचा जो जानवरों को खिलाने लायक था और ये केंद्र सरकार ने कहा है। शेफाली जी, आपने बहुत सही कहा। वो जो गरीब है, जो बीपीएल का जिसके पास में राशन कार्ड है या नहीं है, उसको नवंबर तक निःशुल्क राशन देने का काम मोदी जी की प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत मध्य प्रदेश में तेजी से चल रहा है। नवंबर तक लगातार पिछले महीनों से भी हम देते आए हैं। रोटी, जब लॉकडाउन था तो रोटी और पैकेट भोजन के देने का काम, सेवा का काम सरकार ने किया, जो सरकार का दायित्व था, जिम्मेवारी थी। और उसके बाद में सूखा राशन के पैकेट, उनका हक बनता है राशन, और एक एहसान नहीं किया, ये सरकार का कर्तव्य और सरकार ने एक कर्तव्य पूरा किया। रोजमर्रे की जो आप बात कर रही, जन कल्याणकारी योजनाएं तेजी से चलाने का काम हुआ। संबल योजना को तत्काल मुख्यमंत्री शिवराज जी ने शुरू किया और उनको तेजी से चलाने का काम शुरू हुआ। मध्याह्न भोजन का मामला तेजी से चलाने का काम शुरू हुआ। रिकॉर्ड तोड़ मनरेगा में काम देने का मध्य प्रदेश में अभियान चला और उनको काम मिला। जो मजदूर बाहर से आए थे उनको आने के पहले 1000 रुपये खाते में डालने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। तो जनता में जो गरीब हैं, गुरबा हैं, गांव के हैं, किसान हैं, छोटे, जो सम्मान निधि नहीं देते थे, कमलनाथ जी ने रोक दी थी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि भेजते थे छोटे किसानों को, सीमांत, लघु और सीमांत किसानों को देने का काम शुरू हुआ और तेजी से उनके खातों में जाना शुरू हुआ। कोविड काल में, कोरोना काल में, संकट के काल में जब तमाम प्रकार के काम रुके हुए थे तो गरीब, जो छोटा किसान है, जो निम्न मध्यम वर्गीय, उसको राहत देने का काम हुआ। तो आप जो कह रही हैं जमीन के मुद्दे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम थे, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार के अलावा जो बिजली, सड़क, पानी के काम रुके हुए थे वो तेजी से करने का काम शुरू हुआ। इन्होंने तो रोक दिए थे। ये टेंडरों के नाम पर सौदेबाजी कर रहे थे, ठेकेदारों के बुलावा आने लगे थे। तो सिवनी का बैनगंगा पर बना पुल ढह गया, इनके कार्यकाल में बना। 3 करोड़ से ज्यादा का 3 करोड़ 7 लाख तय हुआ था, 4 करोड़ तक पहुंचा। उसके बाद में भ्रष्टाचार में ढह गया। पूरी गुणवत्ता के साथ में समझौता कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने कर ली और वही काम 15 महीने बैठे रहे कमलनाथ जी। फिर बाद में कहते हैं साहब ये लंबा चौड़ा नेक्सस है, इसकी जांच होनी चाहिए। अरे 4 महीने पहले आप ही थे, 5 महीने पहले मुख्यमंत्री, तब नींद में थे या नशे में थे, सरकार में बैठे सब के सब। तो मुझे लगता है ये ज्ञान जनता जानती है, नादान ना समझ नहीं है। और इसलिए हर एक मुद्दे पर, ये चाइना के साथ में यारी भी चल रही है, उसको भी पहचानती है, मान सम्मान स्वाभिमान को पहचानती है, राष्ट्रीय मुद्दों को भी पहचानती है कि चाइना के साथ में किस प्रकार की यारी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पूरे परिवार की चलिए, कांग्रेस की चलिए। कांग्रेस चीनी भाई भाई का जो अभी संबंध चल रहा है वो भी एक्सपोज होगा। जिस प्रकार से इन्होंने राजनीति की है, कर रहे हैं, वो सारी मुद्दे बनेंगे, मान सम्मान स्वाभिमान के भी मुद्दे बनेंगे और रोटी कपड़ा मकान के भी मुद्दे बनेंगे, गांव चौपाल के भी मुद्दे ले लेते हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरह रजनीश जी बता रहे हैं, गरीबों को जो मुफ्त अनाज बंटना है, तारीखें जरूर बढ़ रही हैं, लेकिन नवंबर जो माना जा रहा है कि नवंबर से पहले
चुनाव हो जाएंगे तो उसके पहले अनाज भी बढ़ जाएगा, सौगातों की झड़ी लगाई हुई है यहाँ पर, कैसे मुकाबला करेगी कांग्रेस? इसमें सौगातों की क्या है, ये तो जो है भोजन का अधिकार जो हमारी सरकार ने बनाया था उसका हिस्सा है। इनकी हिम्मत हो तो ये रोक के दिखा दें। ये नहीं इनकी कोई भी सरकार आ जाए उसे देना पड़ेगा, ये हमने कानून बनाया है, ये इनेक्टमेंट है इस देश के अंदर। इनको क्या, इनके जो है पिताजी को भी बांटना पड़ेगा, जो सरकार में बैठेगा उसको बांटना पड़ेगा। ये हम कानून बना के गए, ये इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये तो इन्हें बांटना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज, लेकिन बांटोगे क्या? बांटोगे यही जानवरों का खाना, बांटोगे यही जानवरों का खाना क्या? ये जानवरों का खाना सब जगह बट रहा है। गलतफहमी मत रहो और झूठ मत बोला करो। तुम्हारी जबान लड़खड़ा रही थी अभी झूठ बोल रहे थे तो, क्योंकि सच्चाई बोलने के में आदमी अलग दिख जाता है। अभी तुम्हारी जबान फिर से सुनना, एक्सपोज हो गए भ्रष्टाचार में, लड़खड़ा रही थी तुम्हारी जबान, इसलिए झूठ। मोदी सरकार वही बता रहा हूँ, सुनिए, सुन लो जरा। मालूम है मोदी सरकार ने देश को पलीता लगा दिया, पूरे देश को पलीता लगा दिया। मोदी सरकार ने पूरे देश को पलीता लगा दिया। तुम भी, अब तुम्हारी भी वही हालत आने वाली जो हर गरीब की आ चुकी है। तुम भी अभी रोजी रोटी के लिए सड़कों पे तरसोगे। भाजपा के कार्यकर्ता अलग से समय बाकी है। मध्य प्रदेश पर लौटते हैं। रजनीश जी आपसे मेरा सवाल है। रजनीश जी आपसे मेरा सवाल है, 17 सीटों का जो वो 16 सीटों से ही खुलेगा और इसको लेकर ही सिंधिया। लेकिन मेरा सवाल यह है, रजनीश जी आप मुझे सुन पा रहे? चल के बोलेगा इस पे तुम्हारे सर पे 5 करोड़ लोगों को जानवरों का खाना खिलाने का पाप तुम्हारे सर पे चढ़ के बोलेगा। ध्यान रखना, तुम भी बच नहीं पाओगे ऊपर वाले की लाठी में। समझ में आता है कि गाली गलौज नहीं है, ये गाली आपका पाप है, ये आपका पाप है। की भाषा बताती है कि आप हार चुके हो, जनता आपको ललकार आपका सर चढ़ के बोलेगा चुकी है। ये गाली गलौज की भाषा नहीं है, बहस किसी और दिशा में जा रही है। तुम भी इसका भुगतान करोगे, ध्यान रखना। तुम भी इसका भुगतान करोगे, ध्यान रखना। जनता ने तुम्हें नकारा था, तुमने भाषा का संयम जरूर रखिए। जनता के वोट से नहीं आए, आपको प्रदेश का पूरा दर्शक देख रहे हैं जो आप दोनों जनता की वोट से नहीं आए, लूटखोरी से आए हो। क्या होगा? तुम सत्ता में जनता की वोट से नहीं आए, लूटखोरी से आए हो। तुम जनता की लूटखोरी से आए हो, तुम लूटखोरी से सत्ता में आए हो, जनता की वोट से नहीं आए। जनता की वोट से तुम सत्ता में नहीं आए, लूटखोरी से आए। रजनीश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? तुम पावर में जनता की वोट से नहीं आए, लूटखोरी से आए हो। जनता पावर में लाती है, जनता पावर में लाती है, किसी की कृपा से नहीं, किसी एक खानदान की कृपा से नहीं, जनता की कृपा से आए हो। जनता ने तुम्हें बाहर किया था, घर बैठाया था लात मार के। घूसखोरी करने वाले सत्ता से चले गए, लूटखोरी से सत्ता में आए हो। तुम जो है सौदेबाजी से सत्ता में आए हो, तुम सौदेबाजी में जो है सौदेबाजी से आए हो। तुम्हारे चेहरे पर गाली फूटी हुई है, तुम्हारे चेहरे पर गाली फूटी हुई है, लात मार के बाहर कर दिया। आप दोनों प्रवक्ताओं से मेरा अनुरोध है, मालिक जिनके चेहरों पर पुती हुई है वो किया ना बाहर, जनता नहीं किया था लात मार के। जनता ने आपको बाहर किया, जनता ने आपको बाहर किया था। आपने फिर लूटखोरी की और माफिया के पैसे से सत्ता में कब्जा किया। ये आपका चेहरा सबने देखा है। अंदर सौदेबाजी से हो, जनता की कृपा से नहीं हो। जनता की कृपा से नहीं, सौदेबाजी से हो। एक खानदान जनता की कृपा से नहीं, सौदेबाजी से अंदर हो। जनता ने तो तुम्हें बाहर किया था के भरोसे पर, एक खानदान पर नहीं, लुटेरा खानदान जो है ना, भ्रष्टाचार। हमारी कोशिश ये होती है कि जनता की जो आवाज है, जनता के जो सवाल हैं वो पहुंच पाए। लेकिन ये जो नज़ारा है, ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये और बढ़ेगा, ये बहस और बढ़ेगी और बताने की एक कोशिश होगी कि कौन सही है और कौन गलत। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।